जय हिंद सभी को। 7th क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 3 करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है पृथ्वी का गतिशील धरातल, यानी कि ज्योग्राफी का हम लोग चैप्टर नंबर 3 करेंगे। जिन्होंने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी वो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि भाई हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है यानी पृथ्वी का गतिशील धरातल। देखिए सिंपल सी बात है कि पृथ्वी जो है हमारी वो स्थिर तो नहीं है, हर पल वो क्या कर रही है, रोटेट हो रही है। एक दिन में इस तरीके से घूमती है और पूरे धुरी का चक्कर जो है एक साल में एक बार लगाती है, ठीक है। ये तो सब लोग जानते हैं, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। पर इस चैप्टर के अंदर हम लोग जानने वाले हैं कि हमारी पृथ्वी इतनी ज़्यादा बड़ी है और यहाँ पर पर्वत, मैदान, पठार, हर तरीके की चीज़ें देखने को मिलती है। लेकिन इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी यहाँ पर क्या है, संतुलन बना हुआ है, ठीक है, भू संतुलन बना हुआ है। हम लोग इस चैप्टर के अंदर जानने वाले हैं भू संतुलन किसे कहते हैं। आखिर इतनी सारी चीजें होने के बावजूद भी पृथ्वी स्थिर कैसे है, मतलब एक तरीके से टिकी हुई कैसे, ये सारी चीजें कैसे टिकी हुई हैं धरती के ऊपर बराबर तरीके से। हम लोग भू संतुलन के बारे में जानेंगे। हम लोग इस चैप्टर के अंदर 9 क्वेश्चन करेंगे और ये जितने भी क्वेश्चन है ना, जब आप पूरी वीडियो देख लोगे ना तब जाकर पता चलेगा कि कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट थे सारे क्वेश्चन। आगे बात समझ में। और मेरा वादा है कि इस तरीके से पढ़ाऊंगा इस वीडियो के अंदर आप लोग को पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है भू संतुलन क्या है। तो भू संतुलन का अर्थ क्या होता है कि एक तरीके से हमारी पृथ्वी पर इतने सारे पदार्थ हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि पहाड़ है, पठार है और चट्टाने हैं, है ना, और समुद्र है। ये सारी चीज आज एक स्थिर कैसे है और जो मैदान है ये सारी चीज स्थिर कैसे है, भू संतुलन कैसे बना हुआ है, वो सारी चीज हम लोग इसमें जानने वाले हैं। आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए। देखिए क्या बोल रखा है, आइसोस्टेसी शब्द ग्रीक भाषा के आइसोस्टेसियस से लिया गया है, जिसका अर्थ है संतुलन की स्थिति, यानी कि संतुलन कैसे पूरी पृथ्वी के ऊपर संतुलन बना हुआ है। क्यों, आर्य बात समझ में। देखिए पृथ्वी पर बहुत से पर्वत हैं, शिखर हैं, पर्वत शिखर होते हैं जिनकी ऊंचाई बहुत अधिक होती है। जैसे हमारा हिमालय है, इतने ऊंचे ऊंचे पर्वत होने के बावजूद भी सारी चीजें कैसे स्टेबल हैं। पहाड़, पठार है, मैदान है, समतल मैदान भी होते हैं, ठीक है। इसके विपरीत समुद्र तल और खाइयां बहुत गहरी गहरी भी होती हैं। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर भ्रमण करते हुए यानी घूमते हुए, पृथ्वी क्या है, ऑर्बिट पर घूमते हुए अपने विभिन्न भूलक्षणों से संतुलन बनाए रखती है। यानी कि सारी चीजें, सोचिए पृथ्वी घूम रही है फिर भी ये सारी चीजें क्या स्टेबल है। ऐसा तो नहीं कि हिलता रहता हर चीज, कभी कभार भूकंप आता है, वो हम जानेंगे किस तरीके से आता है। बाकी यहाँ क्या है, हमारी पृथ्वी क्या है, स्टेबल है, संतुलित है। इसी को भू संतुलन की स्थिति कहते हैं। इसी को, देखो छोटा सा क्वेश्चन था पर आने वाले सारे क्वेश्चन बड़े बड़े होने वाले, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले, ठीक है। जिन बच्चों को ये चैप्टर बहुत हार्ड लगता था आज सबसे ज्यादा इजी लगने वाला है ये चैप्टर, ठीक है। चलिए देखिए, लेकिन हाँ पूरा देखिएगा आप लोग। तो भू संतुलन समझ में आ गया, ठीक है। इतनी सारी चीजों के होने के बावजूद भी पृथ्वी भ्रमण कर रही है, इतनी सारी चीजें होने के बावजूद भी, लेकिन वो सारी चीजें स्टेबल हैं। क्यों है वो आप लोग को पता चलेगा इस चैप्टर के अंदर। तो अभी तो बताया गया सिर्फ भू संतुलन क्या है, ठीक है। तो भू संतुलन यानी सारी चीजें कैसे स्टेबल है उनके ऊपर, पृथ्वी के ऊपर, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर देखिए 2 लोगों का नाम सबसे ज्यादा आता है, जिसमें एयरी और प्रेंट हैं। ये दो जो अपने विचार, ये विचारक जो है अपने विचार प्रकट करते हैं कैसे भू संतुलन कैसे बना हुआ है। आर्यभट्ट में क्या हम जानने वाले हैं, देखिए जरा ध्यान से देखिए। आंसर आ रहा है कि भूवैज्ञानिक एयरी ये अपनी बात भू संतुलन पे कैसे रख रहे हैं। कौन, एयरी का सिद्धांत जान रहे हैं। 2 पूछता है आपका, प्रेंट का और एयरी का। वो अभी प्रेंट का नीचे पढ़ेंगे, एयरी का पहले जानते हैं इन्होंने क्या अपनी बात रखी है। देखिए भूवैज्ञानिक एयरी ने विभिन्न स्तंभों, जैसे जैसे ये स्तंभ के तौर पे आप लोग पिक्चर भी देखिए कैसे कैसे बता रहे हैं कहानी इसकी, कि इन्होंने बताया कि विभिन्न स्तंभों जैसे पर्वत एक तरफ पठार, और पठार क्या होते हैं, जैसे आपके समुद्र किनारे जो होते हैं पानी जैसे हमारा समुद्र वो है उसका स्थल से ऊंची वाली जगह को, जहां पर लोग रह रहे हैं, जो ऊंचाई वाली जगह है समुद्र किनारे, उसको पठार कहा जाएगा, ठीक है। देखिए पठार हो, मैदान हो और पर्वत हो आदि के घनत्व को एक जैसा बताया। इन्होंने बताया कि सबका जो घनत्व होता है, जो डेंसिटी है, जो फैलाव है, वो एक जैसा होता है, ठीक है। कौन बोल रहा है, एयरी बोल रहे हैं। अंततः उसने विभिन्न मोटाइयों के साथ एक समान घनत्व के विचार को सुझाया है। इन्होंने बोला है कि सबका एक घनत्व जो होता है, डेंसिटी जो होती है सबकी, फैलाव जो होता है वो एक समान होता है। हम जानते हैं कि पृथ्वी की ऊपरी परत हल्के पदार्थों से बनी है। इनका कहना है एयरी का कि जो भाई हम लोग जिस पे रह रहे हैं ना,
भूपट्टी पर रह रहे हैं, जिस जमीन पे रह रहे हैं उस जमीन के नीचे, यानी कि देखिए यहाँ पर तो पर्वत भी है, पठार भी है और मैदान भी है, ये सब कुछ क्या है, ये किस पे तैर रहा है, जो इस जो परत होती है, इस परत के नीचे जो पानी है या द्रव बोल सकते हैं उसको, उस पे तैर रहे हैं हम। यानी कि इन्होंने बताया है कि जो ऊपर वाला भाग है जिस पे हम रह रहे हैं वो हल्का है और जो नीचे वाला भाग है वो काफी ज्यादा भारी है, जिसकी वजह से हमको उसने संभाल रखा है। आ रही बात समझ में? इनका कहना है एयरी का। देखिए क्या बोल रहे हैं ये कि हम जानते हैं कि पृथ्वी की ऊपरी परत जिस पे हम हैं अभी, ऊपरी परत हल्के पदार्थों से बनी है। क्या बोल रहे हैं ये? ऊपरी परत जिस पे हम हैं, खड़े हैं जिस पे, वो हल्के पदार्थों से बनी है। पर इस परत, देखो इसी के बारे में बोल रहे हैं, इस परत में सिलिका और एल्यूमिनियम भारी मात्रा में पाए जाते हैं। ये बोल रहे हैं जिस पे हम रह रहे हैं ना वो किससे बनी है? सिलिका से और एल्यूमिनियम से बनी हुई है। इसे हम सियाल कहते हैं। जिस पर हम रह रहे हैं उसे सियाल कहा जाएगा, जो काफी ज्यादा हल्का है किसकी तुलना में? जो इस सियाल के नीचे वाला भाग है उससे हल्का होगा। जैसे क्या बोला जा रहा है? सियाल के नाम से जाना जाता है। यह नीचे की परत से कम घनत्व वाला है, यानी कि ऊपर वाली परत जिस पे हम हैं वो हल्का होगा और जिस पे ये टिका हुआ है नीचे वाली परत जो है जिसके ऊपर हम हैं उससे नीचे वाली परत जो है वो भारी है ज्यादा, जिसकी वजह से ऊपर वाली परत को इसने टेक रखा है अपने ऊपर। जब तो इतने बड़े बड़े पर्वत पहाड़ इसमें टिके हुए हैं। कैसे? देखिए, तो इन्होंने बोला है एयरी ने यह नीचे की परत से कम घनत्व वाला है। एयरी ने माना है कि सियाल से बनी भूपट्टी सीमा यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम नीचे की अधिक घनत्व वाली परत है। देखिए सीमा किसे कहा गया है यहाँ पे? जैसे सियाल बोला गया जिस पे हम रह रहे हैं, जो किससे मिलकर बनी है? सिलिका और एल्यूमिनियम से। और इस जो नीचे वाली परत है उसको बोला जाएगा जैसे सिलिका और मैग्नीशियम से बनी है, जिसको नाम दे दिया सीमा। और बाकी ऊपर वाली क्या है? जिस पे हम हैं सियाल। सियाल ऊपर, सीमा नीचे। आगे बात समझ में? ये चीज आप लोग को याद रखना है। इसकी परत के ऊपर तैर रही है, यानी कि सीमा के ऊपर कौन तैर रहा है? सियाल। सियाल किससे मिलकर बना होता है? तो आपका एल्यूमिनियम और सिलिका से। बाकी जो नीचे वाली परत है जो काफी ज्यादा डेंसिटी लेकर बैठी है, जो हमको संभाल रखी है, उसका नाम है सीमा। उसमें कौन शामिल है? सिलिका और आपका मैग्नीशियम। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। इन्होंने बोला है ऊपर वाली परत हल्की होती है, नीचे वाली जिसको संभाल के रखे हुए हैं। देखिए भूपट्टी की परत का घनत्व एक समान है। ये बोल रहे हैं जितनी भी ऊपर पदार्थ है जमीन के, चाहे वो पठार हो, पर्वत हो या जो आपका मैदान ही क्यों ना हो, सबका एक बराबर भार होता है, या सॉरी घनत्व होता है। ये चीज घनत्व, फैलाव। इसके विभिन्न स्तंभों की ऊंचाई अलग अलग है, इसलिए ये स्तंभ अपनी ऊंचाई के अनुपात में दुर्बलता मंडल में धसे हुए हैं। इसी कारणवश इनकी जड़ें विकसित हो गई हैं अथवा नीचे गहराई में सीमा जो है विस्थापित हो गया है। देखिए आपको इसमें समझ में आ रहा होगा कि एक फोटो भी दे रखी है, इसमें क्या बता रखा है देखिए जरा, आपको मैं पिक्चर के साथ इसी टाइम समझा देता हूं। इन्होंने क्या बोला है, एयरी ने, आपको चित्र दिख रहा होगा, समान घनत्व के लकड़ी के टुकड़े लिए हैं इन्होंने, ठीक है। इन्होंने क्या करा, जल का स्तर समान है, ठीक है। इन्होंने क्या करा कि जो एक हिस्सा है, अब मान लीजिए ये आपका जो है ये जल है, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने अलग अलग लकड़ी के लट्ठे लिए हैं। मान लीजिए इन्होंने बोला है ना कि जो ज़्यादा ऊंचाई पर होगा वो उतना नीचे जाएगा। इन्होंने बोला कि अगर ये हिस्सा इतना है तो इसका इतना हिस्सा जो है जमीन के नीचे जाएगा ही जाएगा, क्योंकि तभी तो ये जो है टिक के रहेगा। और मान लीजिए कोई इतना ज़्यादा ऊपर है, कोई मान लीजिए इतना ज़्यादा ऊपर होगा इससे, तो ये जब इतना ऊपर चढ़ा है तो ये इससे नीचे भी जाएगा, इससे, इसकी बात तो हटा दो, ये इसका हो गया। बाकी यहाँ जितना ये जाएगा ऊपर जितना रहेगा उससे काफ़ी ज़्यादा नीचे, यानी कि इतना हिस्सा इसका नीचे जाएगा, यानी जो जितना ऊपर उससे ज्यादा हिस्सा नीचे रहेगा। आगे बात समझ में? तो ये चीज, अब जो आलोचना करने वाले आएंगे वो तो यही बात बोलेंगे ना, एयरी की आलोचना करने वाले लोग भी आए। उन्होंने ये बोला कि एक बात बताइए, पहाड़ तो जो हमारा हिमालय है वो तो बहुत ज्यादा ऊंचा है। अब सोचिए कि इतना ज्यादा ऊंचाई वाला पहाड़ है तो उतना हिस्सा जो है उससे ज्यादा हिस्सा तो नीचे रहेगा, फिर ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा जब नीचे कोई पर्वत चट्टान जाएगी तो वो तो पिघल जाएगी ना, मैग्मा बन जाएगी, वो तो सिंपल सी बात है। तो इतना ज्यादा नीचे यानी कि करोड़ तक कोई चीज पहुंच जाएगी तो वो तो पिघलनी तय है। तो ये तो आपने फिर गलत बोल दिया। तो एयरी का जो ये सिद्धांत था कईयों ने झुटला दिया।
अब इसी आधार पर बोला गया कि अगर कोई चीज इतनी ऊपर गई है तो वो उतनी ही नीचे तक जाएगी। तो इससे इन्होंने बताया, देखा आपको नजर भी आ रहा होगा, जो जितना ऊपर होगा उससे ज्यादा हिस्सा नीचे में होगा। ध्यान सुनिएगा, इतना हिस्सा मान लीजिए इसका जैसे 1 से लेकर 5 तक का हिस्सा ऊपर गया है तो 1 से लेकर 7, 8 तक का नीचा जो है हिस्सा नीचे तक जाएगा। ठीक है, तो जितना ऊपर चढ़ेगा उससे इतने से ज्यादा ये बढ़ जाएगा नीचे। तो वैसे तो हिमालय अगर मान लीजिए इतना है जमीन के ऊपर तो आधा उससे ज्यादा तो हिमालय नीचे पहुंच जाएगा फिर उसको टेकने के लिए। तो एरी का सिद्धांत ये था कि भाई जो नीचे वाला जो हिस्सा होता है जिसे हम सीमा कहते हैं, तो उसने सियाल को संभाले हुए है, क्योंकि जो सीमा की डेंसिटी है वो ज्यादा है किससे, सियाल से। क्लियर है इतना? अगर समझ में आ गया तो कमेंट में जरूर बताना आप लोग। ठीक है, तो ये किसकी सोच थी, ये एरी की सोच थी। आगे बात समझ में? ठीक है, आपको पिक्चर भी दिखा दिया मैंने किस तरीके से उन्होंने बताया, अलग अलग जो है इन्होंने बातें कही, यानी कि एक बता दिया इन्होंने कि अगर हम लकड़ी के लट्ठे लेते हैं जिसका हाइट जितना होगा उसके मुताबिक वो और ज़्यादा नीचे तक जाएगा। तो वही बात झुटलाते हुए बाकी लोग भी बोलेंगे, हम जानते हैं, जरा देखिए। बाकी तो सब लोग अपना सिद्धांत देते हैं, वो तो अपना सिद्धांत दिया इन्होंने। ठीक है, तो वही बोला गया, अथवा नीचे गहराई में सीमा विस्थापित होता गया, यानी कि जो जितना ऊंचा होगा वो उतना ही ज्यादा नीचे तक चला जाएगा। ये बात किसने बोली? ये बात बोली है आपकी एरी ने। ठीक है, चलिए, तो हमने ये वाला जो है जान लिया। अब इसी के बाद ना मैं आपको बताता हूं प्रेंट ने क्या बोला है इसी विचार पे। देखिए प्रेंट क्या बोलते हैं इसमें, देखिए ध्यान से सुनिएगा। अब थर्ड आपका क्वेश्चन क्या बोला जाएगा, प्रेंट द्वारा प्रतिपादित पृथ्वी के भू संतुलन की व्याख्या कीजिए। प्रेंट क्या बता रहे हैं कि पृथ्वी के भू संतुलन के बारे में। देखिए जैसे एरी ने इसके संतुलन के बारे में बताया पृथ्वी के, वैसे प्रेंट क्या कह रहे हैं वो जरा आप लोग सुनिएगा। देखिए क्या बोला जा रहा है कि चित्र भी आप लोग देखिएगा जरा। यहां बोला प्रेंट ने विभिन्न ऊंचाइयों के भूभागों को भिन्न भिन्न घनत्व का माना है। इन्होंने बोला, जैसे उन्होंने बोला था कि जितनी भी ऊंचाई होती है चाहे कुछ भी हो, जो पृथ्वी पर है वो सारे घनत्व सेम होते हैं सबके। पर ये बोल रहे हैं ना कि जितनी भी चीजें हैं, चाहे पर्वत हो या आपका पठार हो या मैदान, सबका घनत्व अलग अलग होता है। क्या बोला इन्होंने? ऊंचे भूभागों का घनत्व कम है। प्रेंट ने बोला कि जो जितना ऊंचा होगा उसका घनत्व उतना कम होगा, जो जितना नीचे होगा उसका घनत्व उतना ज्यादा होगा। आ रही बात समझ में? जैसे इन्होंने क्या कहा है जरा ध्यान सुनिएगा। चित्र आपको दिख रहा होगा। एरी ने जैसे बोला था कि कोई भी चीज अगर ये उठी हुई है जमीन से या पहाड़ है जो भी है, जितना हिस्सा ऊपर होगा उससे थोड़ा सा ज्यादा हिस्सा नीचे तक जाएगा। ये हमने मान लिया था, इसको जल मान लिया, कुछ भी मान लिया, हमारी जमीन की सतह मान ली। ठीक है, वही प्रेंट बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, अगर ये चीज जितनी ऊंची होगी उसका घनत्व उतना ही मतलब अलग अलग होगा। ठीक है, इन्होंने ना ये बराबर मान लिया है। देखो इन्होंने जो है इसके नीचे, यानी कि इन्होंने बोला था एरी ने कि जो जितना ऊपर होगा वो उतना ही नीचे तक जाएगा। पर ये बोल रहे हैं कि पृथ्वी की सतह ऐसी है जो सबको रोक के रखे हुए है, उससे नीचे किसी को नहीं जाने देती। जिसको ऊपर बढ़ना होता है वो ऊपर बढ़ जाता है, पर नीचे जो है नहीं जा सकता। आपको चित्र में दिख रहा होगा, इन्होंने अलग अलग धातु ली है। इन्होंने क्या करा है, बोला था सभी द्रव या सभी पदार्थ एक जैसे होते हैं, पर प्रेंट बोल रहे हैं कि पृथ्वी पर जितने भी पदार्थ मिलते हैं आपको, सबका जो है सारे पदार्थ अलग अलग तरीके के होते हैं। इसीलिए प्रेंट ने लकड़ी के लट्ठों को लेने के बजाय जो है सीसा, लोहा, जो है एल्युमिनियम और ये सारी चीजें ली हैं। देखिए जरा एग्जाम्पल आप लोग देखिए। प्रेंट ने विभिन्न ऊंचाई के भूभागों को भिन्न भिन्न घनत्व का माना है और ऊंचे भूभागों का घनत्व कम है। इन्होंने बोला जो जितना ऊंचा होगा उसका घनत्व डेंसिटी कम होगा। ठीक है, जबकि कम ऊंचाई वाले भूभागों का घनत्व जो है भूभागों का अधिक होता है। दूसरे शब्दों में ऊंचाई का घनत्व में विपरीत संबंध है। अगर कोई स्तंभ ऊंचा है, कौन बोल रहा है? प्रेंट बोल रहे हैं। अगर कोई स्तंभ मान लीजिए ऊंचा है, कोई स्तंभ ऊंचा है तो उसका घनत्व कम होगा, और अगर कोई स्तंभ छोटा है तो उसका घनत्व भी अधिक होगा। इसको सही मानते हुए उन्होंने स्वीकार किया कि विभिन्न ऊंचाई के सभी स्तंभों की क्षतिपूर्ति अर्ध स्तर की एक निश्चित गहराई पर हो जाती है।
इन्होंने बोला कि भाई सबकी जो गहराई होती है ना वो सेम है। इन्होंने क्या करा, सबको एक समान रख के देखा, बल्कि इन्होंने क्या बोला था एयरी ने कि कुछ चीजें, जितनी चीजें ऊपर होती हैं, जितना जो भी पदार्थ हो गया, पहाड़ हो गया, कुछ भी जितना ऊपर होगा उससे ज्यादा नीचे होगा। इन्होंने बोला ऐसा नहीं है, जो जितना ऊपर होगा उसकी घनत्व उतना कम होगा, और वो यहाँ पर आके एक क्षतिपूर्ति इन्होंने बता दिया, एक स्केल बता दिया, एक प्लेट बता दी जिसके ऊपर सारी चीजें टिकी हुई हैं, उससे ज्यादा नीचे नहीं जा सकती। ये पृथ्वी की सतह हो गई। इन्होंने बोला कि जो भी पर्वत हो, पहाड़ हो, जो भी है इसी पे टिका हुआ है। ये कौन बोला, ब्रेंट बोल रहे हैं, इसी पे टिका हुआ है, इससे नीचे नहीं जा रहा है, ठीक है। और इसके ऊपर ही जितना ऊपर बढ़ना होगा बढ़ेगा, बाकी जो जितना छोटा होगा उसका डेंसिटी भी उतना होगा, फैलेगा वो, ठीक है। बाकी ये एयरी बोल रहे हैं, इन्होंने बोला कि भाई जो जैसे इतना ऊपर पहाड़ है तो इतना ज़्यादा वो नीचे होगा ताकि वो संभल सके, ठीक है। तो ये एयरी का कहना था, और ब्रेंट का कहना है कि ये समतल जमीन है, इसके ऊपर ही सारी चीज़ टिकी हुई होती है। आगे बात समझ में, ये चीज़ हमें याद रखना, पिक्चर के द्वारा मैंने समझाया आपको। देखिए और देखिए, अंततः उसने एयरी के आधार या जड़ अवधारणा को खारिज कर दिया। इन्होंने बोला ऐसी चीजें नहीं होती, यहाँ पे क्या है कि कुछ ठोस पदार्थ है जो आपको नीचे नहीं जाने देंगे, इसीलिए यहीं रुकता है। क्षतिपूर्ति इन्होंने बताया है। क्षतिपूरक यानी क्षतिपूरक स्तर है, ये है ना, दिख रखा होगा आपको, नीचे दिख ही रखा होगा क्षतिपूरक स्तर। हाँ, क्षतिपूरक स्तर की अवधारणा को स्वीकार किया है। उसने अपनी अवधारणा को सिद्ध करने के लिए समान भार वाली भिन्न भिन्न घनत्व की धातु की कुछ छड़ें ली हैं। मान लीजिए 5-5 किलो की इन्होंने जो है अलग अलग मुद्दा, मतलब जैसे एक लकड़ी हो गया, एक शीशा हो गया, सारी चीजें 5 किलो की। अब मान लीजिए कोई 5 किलो का लोहा है, वो तो इतना होगा, और लकड़ी 5 किलो की इतनी होगी। तो वही चीज बोल रहे हैं कि समान भार वाली भिन्न भिन्न घनत्व की धातु, यानी कि एरिया ज्यादा होगा, जिसका घनत्व यानी मान लीजिए जिसका वजन तो सबका सेम है मान लो, ठीक है, पर यहाँ वो बढ़ जाएगा, घनत्व बढ़ जाएगा इनका। मान लीजिए एक किलो लोहा है और 1 किलो लकड़ी है, तो यहाँ घनत्व किसका होगा, लकड़ी का ज्यादा होगा। आगे बस वजन सेम है सबका, लेकिन लकड़ी जो है 1 किलो में इतनी आएगी, मान लो 1 किलो में लकड़ी, पर लोहा इतना आएगा 1 किलो में। क्यों, वजन सेम है पर घनत्व ज्यादा है, ये बोल रहे हैं। देखिए कुछ छड़े लिए हैं और उन्हें पारे में डाल दिया, यानी कि दिख रहा होगा जार में डाल दिया है, पारे में डाल दिया है, और इस प्रकार से इन छड़ों के द्वारा उन्होंने एक रेखा बना ली है। वो एक क्षतिपूर्ति रेखा दे रखी होगी आपको, तो एक रेखा बना ली है, और इस प्रकार से इन छड़ों के द्वारा उन्होंने एक रेखा बना ली जिसे उन्होंने क्षतिपूर्ति स्तर माना है। तो इन्होंने बोल दिया कि इससे नीचे कोई भी चीज नहीं होती है, इससे ऊपर जितनी भी चीजें होती है वो सब क्या है, इन्हीं पर टिकी हैं, इससे नीचे नहीं जाती। पर इन्होंने क्या बोला, एयरी ने क्या बोला कि जो भी पदार्थ होता है, पर्वत हो, पठार हो या मैदान हो, वो जितना ऊपर होगा उससे थोड़ा सा ज्यादा वो नीचे धंसा रहेगा ताकि वो स्टेबल रहे। भू संतुलन के बारे में दोनों ने अपनी अपनी राय रखी है, इन्होंने अपनी अलग राय, इन्होंने अपनी अलग राय। चित्र में आपको दिख रहा होगा। आगे बात समझ में, ये चीज हमें याद रखनी है। एयरी कहते हैं वो चीजें नीचे जाती हैं, पर ये कहते नहीं, वो क्षतिपूर्ति रेखा खींच के देखते हैं कि भाई इतना सारा, इन्होंने देखो ब्रेंट ने बोला कि भाई तुम जैसे हिमालय का एग्जांपल लो, हिमालय मान लो इतना ऊपर है, तो इससे ज्यादा तो भाई वो इतना नीचे होगा, तो इतने नीचे जाएगा तो वो तो पिघल सकता है। आ रही है समझ, इतना नीचे पृथ्वी के कोई जा ही नहीं सकता। वही चीज है, इन्होंने वही बात झुटलाई, बोला कि एक स्तर होता है, क्षतिपूर्ति स्तर होता है, वहीं से सारी चीजें शुरू होती है। ठीक है, चलिए अब उम्मीद करता हूं सबको समझ में आएगा बढ़िया से। ठीक है, आंसर हमारे चले गए। चलिए अब आता है यहाँ पे वैश्विक स्तर पर भूमंडलीय संतुलन की चर्चा करें। वैश्विक स्तर पर भूमंडलीय संतुलन, अब जरा ध्यान से सुनिएगा कि देखिए ये बात तो आप लोग को पता होगी कि भाई पहले जो पृथ्वी है हमारी, पृथ्वी पे आज जितने भी महाद्वीप हैं, कॉन्टिनेंट है, वो सारे चिपके हुए थे पहले। ध्यान सुनिएगा, चित्र देखिए पहले आप, देखिए अल्फ्रेड वेगनर ने, ये इसके बारे में किसने बताया है, ठीक है, ये वैश्विक स्तर भूमंडलीय के संतुलन के बारे में अल्फ्रेड वेगनर ने के अनुसार 28 करोड़ वर्ष पूर्व, 28 करोड़ साल पहले, चलो पहुंच गए, देखिए 28 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी का समस्त भूभाग एक साथ जुड़ा हुआ था। यानी 28 करोड़ साल पहले सारा महाद्वीप, जैसे आज भारत है, मतलब एशिया है हमारा, अफ्रीका है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है ना, ये जितने भी यूरोप वगैरह हो गया, अंटार्कटिका, ये सब पहले एक साथ जुड़े हुए थे। पर 28 करोड़ साल पहले, चित्र आपको दिख रहा होगा, इस विशाल महाद्वीप को उन्होंने पेंजिया कहा है।
जब ये सारा एकजुट है तो ये क्या है, पेंजिया है। जब सारा महाद्वीप एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ये क्या है, पेंजिया है। ठीक है, इस महाद्वीप के चारों ओर एक विराट महासागर है, बहुत बड़ा महासागर है, नीला नीला दिख रहा होगा, ठीक है, जिसका नाम पैथालासा था। इस महासागर का पूरा नाम क्या था, पैथालासा। ठीक है, और पेंजिया क्या है, सारा जो महाद्वीप एक साथ जुड़ा हुआ वो पेंजिया, इसके बगल में जो समुद्र है, महासागर है, वो है पैथालासा। ठीक है, इतना क्लियर है। थोड़ा लैंग्वेज वैसी हो जा रही है। देखिए 28 से 15 करोड़ वर्ष पहले, चलो पहले 28 करोड़, फिर 28 से 15 करोड़ वर्ष पूर्व यह अक्षांशीय रूप से उत्तरी तथा दक्षिणी भागों में टूट गया। ये टूटते हुए भी दिख रहा होगा आपको, अलग अलग हो गया ये। ठीक है, जिन्हें क्रमशः लारेसिया, जब ये टूटा तो उसको लारेसिया बोला गया। पहले एकजुट था पेंजिया, जब टूटा तो लारेसिया तथा गोंडवानालैंड के रूप में जाना गया। जब ये टूटा तो आपका दिख रहा होगा लारेसिया और नीचे गोंडवानालैंड के रूप में जाना गया। दोनों एक दूसरे से अलग हटते गए, समय के साथ साथ अलग हटते गए। इसके बीच पैथालासा जो समुद्र है, महासागर है, पैथालासा द्वारा पानी भरने से एक उथला समुद्र बन गया, पूरा एक समुद्र बन गया। आगे बात समझ में, जिसे टैथीज कहा गया, जिसे टैथीज सागर, जो समुद्र बना ना, अलग हुआ, बीच में पानी भरेगा, वो पूरा एरिया समुद्र वाला बन गया, इसको बोला गया टैथीज सागर। ये मानवों के रहते थोड़ी ना हुआ था, ये करोड़ों साल पहले हुआ था। ठीक है, देखिए कहा गया बाद में लारेसिया और गोंडवानालैंड, बताएं, लारेसिया और गोंडवानालैंड एक दूसरे से अलग हट गए, दोनों अलग अलग हुए, महाद्वीप सारे अलग अलग होने लग गए और अंत में इन्होंने एक दूसरे से दूर हटकर पृथ्वी पर भूभाग और जल के वर्तमान रूप को धारण कर लिया। तो नाम आपको याद रखना है, जिसने नाम याद रख लिया फिर उसका जिंगालाला हो जाएगा। आगे बात समझ में। चलिए आंसर हमारा, ये सारा पिक्चर देख लिया, आंसर हमारा उड़ जाओ अब। ठीक है, अब आता है महाद्वीप विस्थापन के प्रमाण की चर्चा करो। देखो इन्होंने बोला, किसने बोला था, अल्फ्रेड वेगनर ने बोला था कि हाँ महाद्वीप विस्थापित हुआ था, ऐसे ऐसे हुआ था। लोग बोलेंगे जरा सबूत दिखाओ, तो अब हम उन सबूतों की बात करने वाले हैं, महाद्वीप विस्थापन के प्रमाण की चर्चा करने वाले हैं। आ गई बात समझ में बतिया। देखिए महाद्वीप विस्थापन के प्रमाण यानी कि रिजल्ट दिखाने वाले हैं। क्या है कि हाँ भाई सच बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो, वो जरा अब रिजल्ट के तौर पे देखिए, जरा ध्यान सुनिएगा क्या बोला जा रहा है। देखिए तो महाद्वीप विस्थापन के प्रमाण क्या हैं, वेगनर ने भूगर्भीय भूतकाल में भूभाग के एक होने के पक्ष में कई प्रमाण दिए। बोल रहे हैं वेगनर कि भाई पहले सारी चीजें एकजुट थी और बाद में अलग अलग हुई हैं, तो ये प्रमाण देने जा रहे हैं। जरा देखिए जिगसाव फिट, ये क्या है, जिगसाव फिट क्या है भाई। देखिए पहले सारे महाद्वीप आपको दिख रहे होंगे, जैसे ग्रीनलैंड हो गया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका दिख रहा होगा। दक्षिणी अमेरिका अफ्रीका में घुसा हुआ है, बाद में यही चीज अलग हुई थी, है ना, दिख रहा है। देखो जिगसाव फिट क्या है, तो दक्षिण अमेरिका आपको चित्र में दिख रहा होगा, बस देखते रहो, वहां देखते रहो, मेरे को मत देखना अभी, उधर देखना, ठीक है। देखियो मैं जो नाम बोलूं उसको देखना। तो दक्षिण अमेरिका कहाँ दिख रहा है, नीचे हिस्से में, दक्षिणी अमेरिका का पूर्वी तट अफ्रीका के पश्चिमी तट के समान है, जो समुद्र के कुछ, देखिए क्या बोला जा रहा है, दक्षिणी अमेरिका जो है पूर्वी तट अफ्रीका के इस हिस्से में उसके समुद्र के कुछ गहराई तक जाकर इस के अनुरूप हो जाता है, यानी कि उसमें घुसा हुआ दिख रहा होगा आपको। कुछ सीमा तक तटीय क्षेत्र और महासागरीय निगमन तट समुद्री लहरों द्वारा बदल दिए गए, यानी कि इनके बीच देखिए अभी वर्तमान की फोटो देखो कैसी है, वर्तमान का विश्व कैसे है, आपको दिख रहा होगा कि दक्षिणी अमेरिका जो है पहले किस में घुसा हुआ था, जो है अफ्रीका के हिस्से में, अब दिख भी रहा होगा, वर्तमान का दिख रहा है। अब आप लोग जो है ये देखिए कि अभी पहले कैसे था, ये पहले सारा घुसा हुआ मामला था एक दूसरे में, उसी से निकला है, शेप भी आपको दिख रही होगी ऐसे, इसी आधार पर बोल रहे हैं ये। तो बोला जा रहा है, ये आपको चित्र दिख गया, ठीक है। और दूसरा इन्होंने प्रमाण दिया है भूगर्भीय समानताएं, कैसे, जमीन कैसे एक जैसी है। देखिए दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका में दक्षिणी अटलांटिक तट के पर्वत तंत्रों के दोनों महाद्वीपों में विस्तार की समानताएं हैं, यानी कि जो दोनों की भूमि है वो ऐसा लग रहा है ऐसे आके, मतलब देखिए
अमेरिका, उसको अमेरिका को देखिए, दक्षिणी अमेरिका को ऐसे आके ऐसे गया है, और अफ्रीका क्या है, ऐसे आके ऐसे गया है, यानी कि ये हिस्सा उसमें घुसा हुआ नजर आ रहा होगा। तो वही बोल रहे हैं, बनावट देख लो आप। तीसरा है कोयला और वनस्पति संबंधी प्रमाण, दोनों में सेम सेम चीजें दिख रही हैं। जैसे दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, भारत और ऑस्ट्रेलिया में कोयले और वनस्पति का वितरण यह सिद्ध करता है, सब में कोयला है, यह सिद्ध करता है कि भूवैज्ञानिक काल में ये एक साथ जुड़े हुए थे और भूभागों पर कार्बोनिफेरस काल में उच्च स्तरीय हिम नदीय निक्षेप एक दूसरे से मेल खाते हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि ये एक समय एक साथ थे। आज ये विभिन्न जलवायविक क्षेत्रों में है। वैगनर द्वारा दिए गए उक्त प्रमाणों के अतिरिक्त अन्य प्रमाण जिनका बाद में पता चला भी महाद्वीपीय विस्थापन को प्रमाणित करते हैं। यानी कि इससे पता चलता है, कोयला और वनस्पति संबंधी प्रमाण भी दे दिए इन्होंने कि देखो ये सारी चीजें जब हर जगह मिल रही है, हर महाद्वीप में मिल रही है, तो पहले सारी चीजें एक जैसी तो थी, इस समय इतना करोड़ों साल पहले यही चीजें हुई, धीरे 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 अलग होती चली गई थी। क्यों? प्लेटें हिली ना, अभी प्लेटों के बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट है पूरा जो है चुंबक तत्व के प्रमाण। ये पूरा चुंबक तत्व के प्रमाण क्या दे रखे हैं? देखिए जमीन के अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो हमारे ये, जैसे अब मान लीजिए कोई वो ज्वालामुखी फटा, मैग्मा निकलता, उससे लावा निकला, वो जमेगा तो उसमें कुछ लोहे के भी टुकड़े अलग अलग जो है ना, ये सारी चीजें दिखने को मिलती है। तो देखिए पूरा चुंबक तत्व के प्रमाण, जैसे पूरा चुंबक तत्व विभिन्न युगों में ध्रुव की दिशा का अध्ययन है। चुंबक से प्रभावित होने वाले, यानी कि देखिए चुंबक से प्रभावित होने वाले, चश्मा धुंधला सा हो गया। देखिए चुंबक से प्रभावित होने वाले खनिज, जैसे देखिए चुंबक जैसे जैसे जो अपनी तरफ खींचते हैं वो कौन से धातु होते हैं? जैसे हेमेटाइट, ये सब जमीन में मिलता है, ठीक है। और पाइरोटाइट, मैग्नेटाइट आदि ये सब चुंबक होते हैं। चुंबक का एक रूप होता है अलग अलग। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव की सीध में होते हैं और उस समय मैग्मा यानी लावा, मैग्मा के घनीभवन में दर्ज हो जाते हैं। यह पता चला कि इसमें समय समय पर परिवर्तन हुए और ध्रुवों की स्थिति बदलती रही, किंतु यह परिवर्तन संपूर्ण पृथ्वी के लिए संभव नहीं है, यानी कि हर तरफ ये चीजें नहीं मिलेंगी। अंततः यह भूखंडों में परिवर्तन है और ना कि संपूर्ण पृथ्वी में, जो कि सिद्ध करता है कि महाद्वीप अपनी स्थिति बदलते रहे हैं। यानी कि जमीनी हिस्से के बारे में ये बताते हैं, बोल रहे हैं कि पूरा चुंबकीय तत्व जो होते हैं वो एक जगह पहले थे सारे, वहीं से टूट टूट कर अलग अलग जगहों पहुंचे। तो वही चीज बताई गई कि पहले पूरी जो पृथ्वी पर महाद्वीप थे सारे एकजुट थे, वही बाद में धीरे धीरे अलग होते चले गए थे। आगे बात समझ में? ठीक है। उसके बाद समुद्री अधस्थल का विस्तारण, इसी में बता रखा है कि भाई इन्होंने क्या बोला कि मध्य अटलांटिक कटक, ये आपको देखने को मिलेगा दक्षिण अफ्रीका और अफ्रीका के बीच में बताया गया है। जब यहाँ से एक प्लेट होते हुए गुजरती है बहुत ज़्यादा नीचे, तो वो जब अलग अलग हुई तो उससे क्या हुआ? देखिए मध्य अटलांटिक कटक के सहारे जो है मैग्मा, तस्वीर देखते रहिएगा, मैग्मा समुद्र की सतह पर आकर ठोस हो गया। ये फटा, ज्वालामुखी अंदर से फटी, और ये जब इसका लावा वगैरह जो है साइड में इकट्ठा हुआ, तो वही जब ठोस पत्थर बन गया ना जमकर, वहां उसने क्या करा? एक नए जमीन के निर्माण कर दिया है। ऐसा करोड़ों साल पहले हुआ, अचानक से तो नहीं हो जाता। देखिए तो इससे एक नए क्षेत्र का निर्माण होता है और यह प्रक्रिया लाखों वर्ष से चल रही है और यह महाद्वीप खंडों का विचलन कर रहा है, यानी अलग अलग खंडों को बनाता चला जा रहा है, जिससे अटलांटिक महासागर का आकार बढ़ा है। अटलांटिक महासागर का, तो देखिए ज्वालामुखी फटी, लावा बिखरा, अब वो नया जब जगह बनाएगा तो पानी तो ऊपर उठेगा ही। बाल्टी में पानी भरो, उसमें मग्गा डालो, है ना, उसमें हाथ डालो, और वो ज़्यादा पानी का लेवल क्या होगा? ऊंचा उठ जाएगा। ये चीज़, या खुद बैठ जाओ बाल्टी में, पूरा ऊपर उठ जाएगा। क्यों? देखिए तो अर्धस्थल का विस्तारण कहते हैं इसको। यह महाद्वीपों के विस्थापन का अनूठा उदाहरण है। समुद्री अर्धस्थल के विस्तारण और पूरा चुंबक तत्व के अध्ययन द्वारा महाद्वीपीय विस्थापन के स्पष्टीकरण को ही सामान्य रूप से प्लेट विवर्तनिकी के रूप में जाना जाता है। इसी को प्लेट विवर्तनिकी कहा जाता है, यानी कि जब प्लेटें
हिलती हैं नीचे, अभी मैं प्लेटों के बारे में बताऊँ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। प्लेटें जब हिलती हैं नीचे घर्षण करती हैं तो उसमें 3 चीज़ें होती हैं, वो अभी पता चलेगा अगले क्वेश्चन में। इसी को बोला जाता है प्लेट वितरणिकी कहा जाता है। ठीक है, चलिए इतना क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए आंसर में उठ जाइए। अब जरा देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है कि प्लेट सीमांतों पर होने वाली क्रियाओं की चर्चा। इसमें हम 3 चीजें पढ़ेंगे, अपसरण किसे कहते हैं, अभिसरण किसे कहते हैं, रूपांतरण भ्रंश किसे कहते हैं। देखिए जरा ध्यान सुनिएगा, क्लियर हो जाएगा धांसू तरीके से। देखिए प्लेट लगातार खिसक रही हैं भाई, जब तो भूकंप आता है। देखिए प्लेट लगातार खिसक रहे हैं, जमीन के नीचे प्लेटें होती हैं, ये मैं खाने वाली प्लेट में समझ लेना, और इनके खिसकने की दिशा संक्षेपित है, यानी खिसकती रहती हैं ऑल टाइम। प्लेटों के खिसकने की दिशा के आधार पर आसानी से 3 प्रकार की प्लेट सीमाओं की पहचान की जा सकती है। 3 प्रकार से प्लेटें खिसकती हैं। जरा देखिए सबसे पहले हम अपसरण पढ़ते हैं। अपसरण ध्यान सुनिएगा। देखिए तो अपसरण सीमाएं देखिए अपसरण सीमाएं क्या हैं, तो संवहनी धाराएं, रेडियोधर्मी पदार्थ, जो जमीन से रेडियोधर्मी पदार्थ निकल रही हैं, है ना, बहुत सारा शोर होता है जमीन के नीचे भी, तो रेडियोधर्मी पदार्थों से उत्पन्न होती है। और ये धाराएं जो है भूपृष्ठ की परत तक पहुंचते ही मुड़ जाती हैं, यानी कि भूपृष्ठ की सतह तक, जमीन तक आते आते ये क्या होती है, मुड़ जाती हैं। अब क्या होता है, अपसरित धाराएं भूपृष्ठ के मिलन क्षेत्र में खिंचाव पैदा करती हैं, जिससे ये टूट जाती हैं। अब होता क्या है, देखिए अपसरण में क्या होता है कि जो इसमें परतें होती है वो एक दूसरे से, ये हटाता हूं मैं, एयरी वगैरह गए, अब इनको बाद में देखेंगे। देखिए पहले अपसरण में क्या है, पहले इसको जानते हैं हम। देखिए इसको जानते हैं, ये क्या है, इसके अंदर क्या होता है कि जो परतें होती हैं वो एक दूसरे से दूर भागती हैं। अपसरण में क्या होता है कि परत जो है एक दूसरे से दूर भागेगी। अब दूर भागेगी तो इससे क्या होगा, भूपट्टी, नई नई भूपट्टी बनेगी। यानी कि जब देखिए दूर भागा, इसने क्या हुआ, जरा देखिए कि अपसरित जो है धाराएं भूपृष्ठ के मिलन क्षेत्र में खिंचाव पैदा करती हैं, जिससे ये टूट जाती हैं, और चुंबकीय पदार्थ इस टूटे हुए भूभाग में घुसकर ठोस हो जाता है। और यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया खंडों को विपरीत दिशा में ढकेलकर एक नए क्षेत्र का निर्माण करती हैं। मान लीजिए 2 तरीके की प्लेटें हैं, ठीक है, 2 तरीके की प्लेटें हैं, एक प्लेट इधर जा रही है, एक प्लेट इधर जा रही है। जब खिंचाव अलग अलग हो रहा है, कुछ प्लेटें पास आती है, कुछ प्लेटें दूर जाती है। जब ये दूर जाएंगी तो यहाँ क्या होता है, कुछ पदार्थ जो इसमें भरता रहेगा, और जब ये दूर चली जाएंगी तो इधर लटकेंगी जाके, और यहाँ पर कुछ नया क्षेत्र का निर्माण होगा। तो अपसरण में क्या होता है, नए क्षेत्र का निर्माण होता है। अपसरण में क्या होता है, भूपट्टी बनती है। इसमें प्लेटें दूर भाग रही हैं, इसमें प्लेटें नजदीक आएंगी। क्या होगा वो देखिए जरा, नजदीक आके जो भारी है वो नीचे और जो हल्की है वो ऊपर चली जाएगी। इससे क्या होगा, देखिए जरा, तो अभिसरण देखिए जरा, अभिसरण क्या है, इसमें प्लेटें दूर भाग रही थी इसमें, ठीक है, देखिए तो इसमें भूपट्टी बनेगी, नई जमीनें बनेगी, नई भूभाग बनेगी, ठीक है। जुकाम हो गया, अब मामला बिगड़ जाएगा। अभिसरण सीमाएं क्या होती हैं, ये देखिए जरा, ये क्या सिखा रहा है आपको। देखिए अभिसरण सीमाओं पर नजदीक की 2 प्लेट एक दूसरे के बहुत पास आ जाती हैं। इसमें प्लेटें दूर जा रही थी, इसमें क्या है, प्लेटें जो हैं वो पास आने लगती हैं। मैं तुम्हारे पास, तुम मेरे पास आ जाओ, देखो तो, और टकरा जाती हैं, एक दूसरे टकरा रही हैं। इससे क्या हो रहा है, जब दोनों खंड महाद्वीपीय प्रकार के होते हैं, जो बड़े बड़े महाद्वीप प्रकार के होते हैं, तो पर्वतों का निर्माण होता है। मान लो कि जैसे एक बहुत बड़े बड़े चट्टान आकर जमीन के नीचे जो है एक दूसरे से टकराई, मान लो टकराई। अब जब टकराएंगी तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे आज हमारा हिमालय जो बना हुआ है वो इन्हीं से बना हुआ है। मान लो ये जाके इस पे टकराया, अब टकराया, जो भारी चीज होगी, जो भारी प्लेट होगी वो ऊपर चढ़ जाएगी। देखो दो प्लेटें आके आपस में टकरा रही हैं। अब मान लो ये वाली भारी प्लेट है, ये क्या हुई, अब यहां से जब इस पे टकराई, जब यहाँ टकराई तो ये चढ़ गई ऊपर, है ना। तो यहीं पर इसने किसका निर्माण कर दिया, पर्वतों का निर्माण कर दिया, जिससे हमारा हिमालय नहीं बना, वो अभिसरण से बना हुआ है। ध्यान सुनिएगा,
जब एक दूसरे के पास आती है तो भारी वाली जो परत होती है, वो प्लेट होती है, वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है। हल्की वाली के ऊपर भारी वाली चढ़ गई। अब इससे क्या होगा, भूपट्टी नष्ट हो गई। यहाँ कोई जमीन, इस पे रहोगे क्या? यहाँ नहीं रह सकते, इस पे रह सकते हैं। इससे आप बने हुए जमीन पर रह सकते हो, पर इस पे नहीं। पहाड़ पे रहोगे क्या? तो वही चीज है। तो यहाँ जो बना वो रहने लायक चीज है, या भूपट्टी नष्ट हो जाती है इसमें, जैसे हमारा हिमालय। तो अभिसरण समझ में आया? देखिए, जब दोनों खंड ये बता दिया मैंने, जिससे गत्रों का निर्माण होता है, इस प्रकार की सीमाओं पर भूकंप और ज्वालामुखी उद्भेदन प्रमुख होते हैं। इसमें भूकंप आता है। मान लो इसको बड़ा पहाड़ निकला तो भूकंप आएगा ना, जमीन फट जाएगी, भागो रे भागो, नई नई जमीनें बनना शुरू हो गई। इसको हम क्या कहेंगे? अभिसरण। आगे अभिसरण में देखिए, जैसे हिमालय वगैरह बना था, ये चीज है, पर ये करोड़ों साल पहले की चीजें हैं। इन तीनों की अवस्थाओं में धरातलीय क्षेत्र कम हो जाता है, यानी रहने लायक जमीन नहीं बचेगी। ये रहने लायक नहीं है, ये रहने लायक होगी। अब सरण रहने लायक जमीन बनाती है, अभी सरण जो है रहने लायक जमीन नहीं बनाती है। इसलिए बोला जा रहा है, इसलिए इसे विनाश का क्षेत्र कहते हैं। ये विनाश का क्षेत्र है, ठीक है, और ये निर्माण का क्षेत्र है। चित्र में सब दिखेगा, मजा आ जाएगा। तीसरा है रूपांतरण भ्रंश। ये देखिए, रूपांतरण भ्रंश क्या कहते हैं? अब यहाँ आ जाइए। इसमें क्या होता है, मान लो एक परत है और यहाँ दूसरी परत है, ये दोनों घिसेंगी। ओए, ये दोनों एक दूसरे से घिस रही हैं। ये ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ घिसेंगी। ना इसमें निर्माण होगा ना कुछ होगा, ये बस घिसेंगी और चिपकी रहेंगी एक दूसरे से। जैसे रूपांतरण भ्रंश क्या होता है? सीमा वह होती है जहां एक दूसरे के पास स्थित प्लेट एक दूसरे से रगड़ते हुए विपरीत दिशाओं में, ये इधर भागेगी तो ये इधर भागेगी। अगर ऐसे लड़ रहे हैं तो ये इधर, ये इधर, ठीक है, रगड़ खाएंगे प्लेटें बस। तो इसे रगड़ते हुए विपरीत दिशाओं में खिसक जाते हैं। इनके खिसकने की दिशा एक दूसरे के साथ या विपरीत हो सकती हैं, परंतु ये एक दूसरे के समानांतर खिसकते हैं। दोनों बराबर, एक इधर खिसकेगा तो एक उधर खिसकेगा। इसलिए यहाँ ना तो नए क्षेत्र का निर्माण होता है, ना ही कोई जमीन जो है नष्ट होती है। इसमें जमीन बन रही थी, इसमें नष्ट हो रही थी, इसमें कुछ भी नहीं हो रहा, ना बनेगी ना, वो बस घिसते रहो ये चीजें होती है, ठीक है। इसलिए यहाँ तो नए क्षेत्र का निर्माण होता है, बोला ना तो नए क्षेत्र का निर्माण होता है, ना ही भूपट्टी नष्ट होती है, इसीलिए इसे परिरक्षण क्षेत्र कहते हैं। आगे बात समझ में बतिया, ठीक बा। अब हम चलेंगे आगे नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए, उड़ी बाबा, देखिए अब क्या बोला जा रहा है इसमें, भूकंप और ज्वालामुखी के वितरण का प्लेट सीमाओं के संदर्भ में वर्णन करें। भाई देखो, इन प्लेटों की वजह से भूकंप और ज्वालामुखी कैसे आता है वो हमें बताना है यहाँ पे। क्यों? देखिए जरा ध्यान सुनिएगा, आंसर देखिए। तो भूमंडलीय कहाँ हूं मैं, कहाँ तू कहाँ, नहीं ये गलत हो रहा ना गाना, मैं यहाँ तू वहाँ। चलो गाना वाना बाद में गाएंगे, अब यहाँ पढ़ते हैं। भूकंप और ज्वालामुखी के वितरण का प्लेट सीमाओं के संदर्भ में वर्णन। अब जरा ध्यान सुनिएगा, भूकंप और ज्वालामुखी कैसे आता है? तो पृथ्वी पर भूकंप और ज्वालामुखी का वितरण यह स्पष्ट करता है कि वे प्लेटों की सीमाओं से घनिष्ठता से जुड़े हुए हैं। जो प्लेट जुड़े हुए हैं, ढंग से जुड़े हुए हैं, जो प्लेट और जुड़े हुए हैं, प्लेटों की सीमाएं वह क्षेत्र हैं जहां हर प्रकार की प्लेट वितरणिकी क्रियाएं होती हैं। हमेशा हलचल होती रहती है, कभी समुद्र देखा है कुछ, सॉरी क्या नाम है ये, जैसे आपका ये हो गया, क्या नाम है, ज्वालामुखी, उसमें क्या होता है, लावा हमेशा उबलता रहेगा, धधकता रहेगा। लाइव वोल्केनो की बात कर रहा हूं मैं। प्लेटों के खिसकने से मुक्त हुई ऊर्जा, मान लीजिए जमीन के नीचे प्लेट रगड़ाई, रगड़ा रही है और प्लेटें हिल रही है, है ना। अब प्लेटें हिलेंगी, इससे क्या होगा, प्लेटों के खिसकने से मुक्त हुई ऊर्जा भूकंप और ज्वालामुखी के रूप में अभिव्यक्त होती है। प्लेट हिल रही है अंदर, दुगुड़, आप ऊपर हिलोगे, दुगुड़, है ना। अभी क्या होगा, ये तो नीचे हिला जब जमीन, उससे फिर एक इसका एपिक पॉइंट बनता है, दड़ आया और जमीन, हम जैसे मतलब नीचे से आया, ऊपर टकराया और वहां एपिक पॉइंट होता है, वहां पे दुम यानी फैलेगा, भूकंप आएगा, हम हिलेंगे, ओए। और ऐसे ज्वालामुखी होता है जब नीचे काफी ज्यादा, जब घर्षण पैदा होता है, जब काफी ज्यादा नीचे चट्टानें जो होती हैं वो पिघलती हैं, और जमीन के नीचे क्राउड में तो मैंने बताया था आपको, बिल्कुल धधकता हुआ गर्मी होता है। कुछ भी मेटल भेज दो, चाहे लोहा भेज दो, कुछ भी पिघल जाएगा, चाहे चट्टानी क्यों ना। तो वही पिघली हुई चीजें जब ऊपर आती हैं, फदक के एक बार में फट, ज्वालामुखी जब फटता है तो लावा उसका ऐसे
उठाने की कोशिश मत करना, उड़ जाओगे। वो एक तो वहाँ जहरीली गैसें होती हैं, पूरा ऐसे उठाओगे तो हाथी पूरा हड्डी उड्डी सब गल जाएगा, इतना खतरनाक होता है। तो वही चीज़ें बता रही हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ज्वालामुखी ये प्लेटों के घर्षण की वजह से ही एक तो ज्वालामुखी बन सकता है और या तो वो जो है भूकंप आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भूमंडलीय भूसंतुलन सामंजस्य पर एक टिप्पणी लिखिए। भूमंडलीय भूसंतुलन, अब ये क्या है भाई, तो यहां देखेंगे भूमंडलीय भूसंतुलन सामंजस्य कैसे तालमेल बना हुआ है, पूरी पृथ्वी कैसे चिपकी हुई है, चिपकी नहीं मतलब उस पर जो चीजें हैं कैसे वो एक साथ है। देखिए भूमंडलीय भूसंतुलन सामंजस्य यह बिल्कुल स्पष्ट है कि पृथ्वी पर पूर्ण भूसंतुलन नहीं है। अगर होता तो भूकंप क्यों आता, क्यों, देखिए तो वही चीज है, पृथ्वी अस्थिर है, पृथ्वी अस्थिर है, वो हमेशा झूमती रह रही है, यानी कुछ ना कुछ हलचलें होती हैं। आगे बात समझ, क्या समुद्र रुक जाएगा, नहीं ना, कुछ ना कुछ हलचलें होती हैं। देखिए आंतरिक शक्तियां अक्सर भूपट्टी के संतुलन को भंग कर देती हैं। ये निश्चित पेटी में नियमित भूकंप और ज्वालामुखी उद्भेदन असंतुलन को दर्शाते हैं। वही है ना, जब प्लेटें हिलेंगी तो भूकंप आता है या तो ज्वालामुखी फटती है, तो इसलिए लगातार एक प्रकार से सामंजस्य की आवश्यकता बनी रहती है, इसलिए तालमेल बना रहना चाहिए, वरना भूकंप पे तो भूकंप आते रहेंगे। ये चीज है। तो बोला जा रहा है आंतरिक शक्तियां यानी जमीन को जो नीचे लग रही हैं, आंतरिक शक्तियां और उनके वर्तनिकी यानी जो हिलाव हो रहा है प्रभाव धरातल पर असंतुलन के कारण है। और यानी जब वो नीचे हिलती हैं सारी चीजें तो धरातल पर असंतुलन पैदा होता है। जब वो स्थिर रहेंगी तो संतुलन बना रहेगा, जब वो हिलेंगी नीचे तो ऊपर भी हम हिलेंगे। परंतु प्रकृति हमेशा समस्थितिक सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न करती है। पृथ्वी क्या करती है, हमेशा संतुलन बनाने की कोशिश करती है। अब ये था ऑल टाइम पृथ्वी हिल रही है, बिल्कुल डामाडोल हो गई हो, नहीं, भूकंप तो ही ना आता, बार बार कभी कभी आ जाता है जब वो प्लेटें नीचे काफी ज्यादा हलचल करती हैं। बाह्य शक्तियां पृथ्वी के धरातल पर आए अंतरों को दूर करने का प्रयत्न करती हैं और इस प्रक्रिया में वे ऊंचे भूभागों से पदार्थों को खुरचकर बहुत दूर ले जाकर निचले भागों में निक्षेपित कर देती हैं। इससे क्या होता है देखिए जरा, इस प्रक्रिया में निक्षेपण के स्थान पर ध्वंस, मैंने आपको निक्षेपण और ये पढ़ाया था कि जब जहाँ जमीन खाली रहती है, मान लो कि ये हमारा भूसंतुलन है, मतलब ये भूपट्टी है, और जहाँ ऐसी जमीन है तो वो क्या होता है, खुरच खुरच के वो खत्म होता जाता है और इस लेवल पर आ जाता है। तो ये वाला मामला सारा खत्म हो गया, ये संतुलन आ जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। जहाँ जमीन नीचे है, ये गड्ढा हो रखा है और मान लो ऐसी चीजें नहीं है, यहाँ समतल करनी है, इसके बराबर लानी है ना, इसके बराबर, तो यहाँ क्या होता है, बाहर से कोई चीजें पढ़ के इसमें क्या होती हैं, जो इकट्ठा होगा और इसके बराबर में एक पल को आ जाएगा, तो ये भी समाप्त, फिर ये हम बराबर देखते हैं, भूसंतुलन बनता है इससे। आगे बात समझ, तो कुछ प्रकृति भी करती है इसमें। तो खुरचने के स्थान पर अनाच्छादन के अनुपात से उत्थान और द्वारा जो है भूमंडलीय संतुलन बना रहता है। नीचे आपको ये भी दिख रहा होगा, पिक्चर वगैरह भी इसकी। देखिए वीडियो लंबी हो रही है, आप लोगों को खुद पता है, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ हर वीडियो में। आप लोग प्लीज़ ये मत बोला करो कि सर वीडियो छोटी बनाओ। कैसे बना लूँ, इतनी देर से मैं पढ़ा ही तो रहा हूँ, कोई हमने एक्स्ट्रा वर्क तो नहीं किया कोई। तो सिंपल सी बात है, आप लोग खुद समझो, पढ़ने वाले बच्चे समझेंगे और वो सपोर्ट भी करेंगे। आगे बात समझ में, देखिए ये मजाक मस्ती नहीं है, पढ़ना होता है तो डिटेल से पढ़ना चाहिए। कोई भी चीज़ पढ़ो, आधा मैं 2-3 क्वेश्चन करवा के या आपको थोड़ी बहुत नॉलेज दे के नहीं, जब पढ़ रहे हैं तो डिटेल में जाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। इसलिए मेरी वीडियो थोड़ी सी लेट हो जा रही है, थोड़ा टाइम लगेगा, पर अच्छे से अच्छा जो आपको दिया जाएगा वो मैं यहाँ पूरी करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो टाइम लगेगा, सपोर्ट करना, कोई बात नहीं। देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। वैगनर का समुद्री अर्धस्थल का वितरण प्रमाण क्या है। वैगनर ने समुद्र के ऊपर क्या प्रमाण दिया है, जरा ध्यान सुनिएगा। देखिए, समुद्री अधस्थल का विस्तारण मध्य अटलांटिक कटक के सहारे, मध्य अटलांटिक कटक मैंने बताया, आपको पिक्चर भी दिख रहा होगा कि आपका दक्षिण अमेरिका और आपका क्या नाम है अफ्रीका, इन दोनों के बीच में से होकर गुजरती है। ये कौन सी, मध्य अटलांटिक कटक के सहारे। इसके नीचे जो प्लेट है, समुद्र के नीचे जो प्लेट है, इसके सहारे मैग्मा समुद्र की सतह पर आकर ठोस हो जाता है। जब ये परत टकराती है, ज्वालामुखी फटती है,
और इससे क्या होता है, समुद्री सतह के किनारे ये सारा इकट्ठा होता है और वहां ठोस जमीन बन जाती है। लावा जब इकट्ठा होगा, सूखेगा, ठंडा होगा तो सतह बनेगी, इससे एक नए क्षेत्र का निर्माण होता है और यह प्रक्रिया लाखों वर्षों से चली आ रही है। यह महाद्वीपीय खंडों का विचलन कर रहा है, यानी नए नए महाद्वीप बना रहा है, नए नए महाद्वीप बना रहा है, जिससे अटलांटिक महासागर का आकार बढ़ रहा है। इससे अटलांटिक महासागर का आकार बढ़ता चला जाएगा। इसको ही समुद्र अधस्थल का विस्तारण कहते हैं। यही तो है समुद्र का बढ़ना। आज इतना समुद्र का एरिया कैसे बढ़ता जा रहा है, जमीन बढ़ेगा तो पानी का लेवल ऊपर होगा। यह महाद्वीपों के विस्थापन का अनूठा उदाहरण है। समुद्री अधस्थल के विस्तारण और पूरा चुंबक तत्व के अध्ययन द्वारा महाद्वीपीय विस्थापन समुद्र के बढ़ने से और महाद्वीपों का खिसकने से, पूरा चुंबक तत्वों का दूर भागने से, इससे क्या हुआ है, नई नई जमीनें बनी है और करोड़ों साल लग गए, जिससे कि पूरा पहले महाद्वीप एक था लेकिन ये धीरे धीरे अलग होते गए। तो ये सारे स्पष्टीकरण करने वाले हैं हमारे वैगनर। आगे बात समझ में, तो सामान्य रूप से प्लेट वितरणिकी के रूप में जाना जाता है। इसी को प्लेट वितरणिकी कहते हैं। एक जगह दूसरी जगह चीजें भाग रही हैं। हाँ, आई होप सबको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। देखिए टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग सपोर्ट करें भाई, ठीक है। पढ़ाना है, अब टाइम पास नहीं कर रहा हूँ मैं, अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग जो पढ़ने वाला बच्चा हो मेहनत को समझेगा। तो इसीलिए क्या करें, जो बच्चे वीडियो देखकर चले जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, वो तो बहुत गलत बात है। आप लोग देखिए, अपना प्यार दिखाइए भाई। आप लोग प्यार नहीं दिखाएंगे फिर कैसे काम चलेगा। तो यही चीज़ें हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर इतना ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी इतने कम सब्सक्राइबर क्यों। तो ये आप लोग खुद समझें कि जब पढ़ने वाले बच्चे क्या कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं फिर भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो फिर गलत बात है। आप लोग देखते हैं, पसंद आता है तो सब्सक्राइब करके ही आप लोग जाएँ, ठीक है। चलिए, पैसा तो नहीं लग रहा है ना, कुछ भी नहीं, तो आपको बस अपना प्यार दिखाना है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। बाकी मुझे अपने आप पे भरोसा है, मैं बेस्ट से बेस्ट पढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा और पढ़ाऊंगा भी, ठीक है। आप लोग बस अच्छे तरीके से अपने क्लास को सपोर्ट करें, अभी बहुत आगे तक जाना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।